एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षकों। तो जो आज हम करंट का टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके। आज सबको पता है कि एआई का ज़माना हो गया, इंडिया डिजिटलाइज हो गया है भारत। तो जो एआई है उससे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, एआई के व्यवधान की क्या क्या चुनौतियां हैं वो हम आज देखेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वैश्विक जनरेटिव एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाजार में आने वाला वर्षों में विस्फोटक वृद्धि है का अनुभव होने के अनुमान है। मतलब 2021 से 2028 तक 45% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की उम्मीद है। मतलब आप इमेजिन करिए 2021 से 28 तक इन सालों में 45%, यानी कि लगभग अराउंड हम इसको 50% भी बोल सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली नियरली। तो इतनी वृद्धि हो जाएगी एआई को लेके। जैसे जैसे एआई सेवाओं का कमोडिटीकरण अधिक व्यापक होता जाएगा, सॉफ्टवेयर विकास से लेकर मनोरंजन तक उद्योगों के व्यवसाय मॉडल में भारी बदलाव आएगा। जैसे अब सारे जितने भी आईटी सेक्टर्स में या फिर सॉफ्टवेयर से लेके या फिर एंटरटेनमेंट में जहाँ पे ह्यूमंस का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो एआई उनको रिप्लेस कर सकता है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है आज के टाइम की। वैसे ही लोगों को जॉब की समस्या हो रही है, अब एआई उनको रिप्लेस कर दे जो ऑलरेडी जॉब्स में है, तो वो भी और एक समस्या या चिंता का कारण हो जाता है। तो हम जानेंगे कि एआई क्या है, कैसे वो काम करता है, किसने इसको इन्वेंट किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सॉफ्टवेयर है एक तरीके से, किसने इसको इन्वेंट किया, ठीक है, वो सब हम इसके बारे में जानेंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस, आईटी सेक्टर के लिए या फिर कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड के लिए एक एडवांस शाखा है, एक एडवांस्ड ब्रांच है, ठीक है। अब प्रगति तो कर ही रहा है भारत, इसीलिए प्रगति करते करते कई जगह फायदे हो जाते हैं, कई जगह नुकसान हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। एआई आने से फायदा तो हुआ है, बट अगर वो लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर दे तो उन लोगों के लिए नुकसान हुआ है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, मतलब जो अब तक तो सुपर कंप्यूटर हम बोल रहे थे, जो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर पा रहा था, जो मानव नहीं कर पा रहा, इंसान नहीं कर पा रहा, ठीक है। वहीं या फिर एक रोबोटिक सिस्टम बन जाएगा, मतलब रोबोट्स बन गए जो एआई से ऑपरेट होने लगे। तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से वो ऑपरेट होने लगे, उनका फंक्शन होने लगा, तो वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, इंसानों को रिप्लेस कर देगा, इंसानों की जगह पे आ जाएगा, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने की कोशिश होती है जिसके आधार पर एक इंसान का दिमाग काम करता है। तो वो जो रोबोटिक सिस्टम होगा वो भी इंसानों की तरह काम करने लगेगा, वो क्योंकि जो ह्यूमंस का ब्रेन जैसे वर्क करता है कि हमें चलना है, कब हमें दौड़ना है, वो सब एक रोबोट करने लगेगा। तो इंसानों की क्या जरूरत पड़ेगी फिर कंपनीज को। एआई की शुरुआत कब और किसने की वो जान लेते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी ने किया था, ठीक है। जॉन मैकार्थी को माना जाता है, ये अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट कह लीजिए इनको या फिर रिसर्च साइंटिस्ट कह लीजिए। कौन है? जॉन मैकार्थी। मैकार्थी ने 1956 में डॉर्थमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? कॉन्फ्रेंस एक बड़े लेवल पे, इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय पे। इसमें बहुत सारे क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के साइंटिस्ट आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, जो उस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं वो वाले साइंटिस्ट भी आते हैं, या फिर वो बच्चे जो रिसर्च में इंटरेस्टेड होते हैं उनसे इंटरेक्शन करने आते हैं। तो कॉन्फ्रेंस एक तरीके से मीटिंग होती है, ठीक है, बड़े स्तर पर होते हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है, का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने पहली बार एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंसेप्ट और संभावनाओं पर चर्चा की थी। सबसे पहले उन्होंने चर्चा की एक कॉन्फ्रेंस के अंदर कि भाई ऐसा भी कुछ आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है। इस कंसेप्ट को लेकर उन्होंने डिस्कशन किया था और वो सत्य भी हो गया। अगर हम बात करें एआई का, जो आजकल का लेटेस्ट एग्जाम्पल चल रहा है, रोबोट्स तो चल ही रहे हैं, रोबोटिक सिस्टम, जैसे एक रोबोट बना दिया एआई के द्वारा,
उसमें एक सिस्टम फिक्स कर दिया सॉफ्टवेयर जिससे वो टेबल टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। अब वो ह्यूमंस को रिप्लेस करके अगर रोबोट्स में कंपटीशन होने लगे, इंडिया अपना रोबोट उतार रहा है, अमेरिका अपना रोबोट उतार रहा है स्पोर्ट्स में भी, तो वहाँ ह्यूमंस की तो ज़रूरत ही नहीं बची। तो एक वो कंपटीशन लेवल में जो स्पोर्ट्स कोटा से या फिर जिन लोगों को बेनिफिट होता था वो भी होना कम हो जाएगा। तो जैसे एक नया सॉफ्टवेयर है जो बहुत फेमस चल रहा है आजकल, चैट जीपीटी, ठीक है। चैट जीपीटी ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, बस आपको अपनी समस्या डालनी है, वो आंसर दे देगा, जवाब दे देगा। मतलब वो चाहे किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में जवाब लिख रहा हो, या आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, वो आपकी ही भाषा में आपको जवाब दे देगा, ठीक है। क्वेश्चंस भी प्रेडिक्ट कर लेगा और कोड्स को डीबग कर लेता है, यानी कि वो तो लिखेगा अपने कोड में, पर वो आपकी लैंग्वेज में कोड करके दे देगा, ठीक है। आप अपनी भाषा में लिख रहे हैं, वो समझ लेगा अपने कोड के अनुसार और वो आपको उसी प्रकार आंसर दे देगा, ठीक है। एजुकेशन में भी यूज़ हो रहा है चैट जीपीटी का, कि भाई कोई किसी का क्वेश्चन होता है कि भाई साइंस का भी कोई क्वेश्चन हो गया या फिर इंग्लिश से रिलेटेड, कि अगर हम इसको पैराफ्रेज कर दें, या फिर एक क्वेश्चन आ गया कि भाई हम इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैं चाय पीने जा रहा हूँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। हमने इसको एक क्वेश्चन दिया, उसने हमें आंसर दे दिया। तो ये चैट जीपीटी बहुत फेमस एक सॉफ्टवेयर आईटी टूल है, जिससे क्या हो रहा है, इंसानों को या फिर जहाँ हमें डिपेंडेंट रहता था कि भाई हमें टीचर आएगी पढ़ाएगी, वो थोड़ा पहले सॉल्व कर देता है चैट जीपीटी वाला प्रोसेस। एआई के विभिन्न उपयोग हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज में। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें, अब एआई इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है, सूचना दे रहा है, ज्ञान दे रहा है। अगर हम उससे कुछ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर वो दे रहा है अगर उसके पास है, ठीक है। एक पर्सनल असिस्टेंस की तरह वो हमारा काम कर रहा है, पीए की तरह, क्योंकि वो 24/7 हमारे साथ अवेलेबल है। अगर हमारे पास क्या है, इंटरनेट, अगर हमारे पास इंटरनेट है तो 24/7 हमें वो पर्सनल असिस्ट कर रहा है। जो भी हम उससे किसी समय भी, जब रात का समय हो, जैसे सुबह, दोपहर, शाम, किसी भी समय अगर हम उससे कोई क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, सवाल पूछ दे रहे हैं, तो वो जवाब दे रहा है। तो इन्फॉर्मेशन भी है उसके पास, ज्ञान वो हमें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। एक तरीके से पीए का वर्क कर रहा है हमारे साथ। एंटरटेनमेंट में, यानी कि आजकल के हंसी मनोरंजन के टाइम पे भी ये सहायता कैसे कर रहा है एआई, कि भाई जो म्यूजिक में या फिर किसी को डिज़ाइन करना है, तो ये एक इतने अच्छे अच्छे मॉडल जनरेट कर देता है, ग्राफिक्स वगैरह जनरेट कर देता है, जो नॉर्मल अभी ह्यूमंस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि ये एक कंप्यूटराइज टूल है, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये नोवल एक यानी कि यूनिक डिज़ाइन हमें दे देता है, या फिर म्यूज़िक कंपोजिशन में मदद कर देता है, सॉन्ग्स को कंपोजिशन करने में, उसमें भी एआई आपकी मदद कर देता है। वहीं लैंग्वेज लर्निंग में, भाषा सीखने में, जैसे मैंने बताया, अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो हिंदी में क्वेश्चन डालते कि इसको हम क्या बोलें, तो वो इंग्लिश में बता देता है। या फिर हमें उससे इंग्लिश में कुछ पूछे कि हमें फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दीजिए, तो वो फ्रेंच में ट्रांसलेट कर देगा, जर्मन में कर देगा, स्पेनिश में कर देगा। तो उसके माध्यम से हम कोई भाषा भी सीख सकते हैं, लैंग्वेज लर्न भी कर सकते हैं। तो एआई के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो भाई उससे हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। कैसे? वो चुटकियों में हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, समय कम ले रहा है। अब चुनौतियाँ क्या क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं उनकी वजह से, एआई की वजह से। सबसे बड़ी चुनौती तो जो है इसकी कीमत है, ठीक है, जो इसकी कॉस्ट है। कॉस्ट क्या मतलब, भाई अगर उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, अब ये सॉफ्टवेयर बनाया भी किसने, इंसानों ने ही बनाया है, ठीक है। अगर इतना एडवांस वो लेकर आ गए हैं कंप्यूटर साइंस को, तो कौन लेकर आया है, ह्यूमन ब्रेन ही तो लाया है, इंसान का दिमाग ही लाया है उस एआई को। अगर इंसान का दिमाग ही एआई की बदौलत से इंसानों को ही रिप्लेस कर रहा है, तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी सॉफ्टवेयर की, ठीक है। और वो कॉस्ट ऑब्वियस है एक्सपेंसिव होगी, महंगी होगी, इसलिए कॉस्ट एक चैलेंज है, ठीक है। जो इसकी कॉस्ट भर पाएंगे, इसके पैसे भर पाएंगे, वही इसका लाभ उठा पाएंगे। इसका ज्ञान आधार सीमित है। अब इसकी जो नॉलेज है वो भी एक टाइम तक जाके लिमिट है,
ठीक है, लिमिटेड है। इसको हम बोल रहे हैं कि हर फील्ड की नॉलेज है, ठीक है, हर फील्ड की नॉलेज है, बट वो भी एक पॉइंट पे जाके लिमिट हो जाती है, ठीक है। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभाव है। सिर्फ अगर देखें तो सिर्फ ये ब्रेन पावर का इस्तेमाल करके उसका यूज़ कर पा रहा है। अगर हम इससे कोई इमोशनल क्वेश्चन पूछेंगे या फिर कुछ रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस वाला पूछेंगे तो उसका ये सही से जवाब नहीं दे पाएगा। जैसे कि हम कभी कभी दिमाग से सोचते हैं, तो बोला जाता है ना कि दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो। तो बेसिकली रोबोट्स के पास तो दिल नहीं होता, कोई इनके पास इमोशंस नहीं होते कि ये रो रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं, सैड हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसके पास जो ब्रेन का सिर्फ ब्रेन पावर को यूज कर पा रहा है। विद द हेल्प ऑफ विच सॉफ्टवेयर, एआई सॉफ्टवेयर या फिर जो भी सॉफ्टवेयर में एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंस्टॉल किया जाएगा। संभाविकता पूर्वग्रह और परीक्षण डाटा पर निर्भरता है। भाई जो ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल डाटा है या फिर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर टूल है उसी पे ये डिपेंडेंट है। जैसे हम तो अपने ऊपर डिपेंडेंट है, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है। अगर उस सॉफ्टवेयर में कुछ गलती हो गई, ठीक है, तो वो क्या होगा, डाटा प्रोसेस गलत करेगा, प्रोसेस गलत करेगा तो वो आंसर भी गलत करेगा। ये बहुत सारे चैलेंजेस है। अगर थोड़ा सा भी इसमें शॉर्ट सर्किट हुआ तो प्रोसेसर खराब हो गया। अब प्रोसेसर खराब हो गया तो ऑब्वियस है जो आंसर्स को देने चाहिए वो गलत आंसर देने लगा, ठीक है। ये एक नैतिक चिंता भी बन जाती है। भाई अगर ये गड़बड़ हुआ रोबोट वगैरह तो कहीं ये डेंजर तो नहीं है, वो भी हमें बहुत ज़रूरी होता है। फिर नौकरी के लिए नुकसान। अब जो सेफ्टी है लोगों की जॉब्स के लिए, जैसे मैंने बताया कि रोबोट्स या फिर जो सॉफ्टवेयर, जो काम इंसान कर रहे थे, अगर वो सॉफ्टवेयर या रोबोट करने लगे तो भैया उनकी जॉब तो निकल जाएगी। रिप्लेस कर देंगे कौन, रोबोट्स रिप्लेस कर देंगे। अब रोबोट्स ने रिप्लेस कर दी क्योंकि रोबोट्स को तो सैलरी नहीं चाहिए, वो बिना सैलरी के काम कर रहे हैं, ठीक है, बिना किसी वेतन के काम कर रहे हैं, बट इंसान को सैलरी चाहिए। इसलिए हर कंपनी अपना सोचते हुए ह्यूमंस को फिर रिप्लेस कर देगी विद रोबोट्स के साथ। या फिर जो इंसान जिस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहा होगा या फिर उसमें कोई मैथमेटिकल जो उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होंगे और वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहे होंगे, एआई के सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो फिर वो उसको रिप्लेस कर देगा। इसीलिए चैलेंजेस तो एक बढ़ जाते हैं। हर चीज़ का फ़ायदा भी है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, ठीक है। बट कई बार होता है कि फ़ायदा बहुत ज़्यादा होते हैं, नुकसान एक दो होते हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। एआई का जो सबसे बड़ा नुकसान या फिर जो अब फ्यूचर चैलेंज हो सकता है वो क्या है, जॉब्स को रिप्लेस कर देना। क्या नीतिगत उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है, क्या हम फॉलो कर सकते हैं कि भाई इससे हम बच सके या फिर ये एक उतनी ही लिमिट तक रहे जहां इसका सिर्फ यूज हो सके, ठीक है, बट किसी के रिसोर्सेज लिमिट ना हो सके। तो क्या है कि एक व्यापक राष्ट्रीय एआई रणनीति बननी चाहिए, ठीक है, एक पॉलिसी बननी चाहिए। उस पॉलिसी में ये होना चाहिए कि भाई इसको कैसे यूज करना है, किस किस एरिया तक लिमिट रहेगा, ठीक है, ये किसी की जॉब रिप्लेस ना करे, ठीक है, इससे सीखा जाए। इंसानों ने बनाया है, इंसानों के लिए बनाया है, बट इंसानों को रिप्लेस करने के लिए नहीं बनाया है, ठीक है। जो कंप्यूटर्स भी थे वो इंसानों ने ही बनाए थे, इतना दिमाग इंसानों ने ही लगाया था, कोई ऊपर से तो नहीं आ गया था। इसीलिए एआई की एक रणनीति बननी चाहिए। नीति थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थान स्थापित किया करें, एक मतलब सिस्टम वो फॉर्म कर दें, ठीक है, या फिर एक सेटअप कर दें जिसमें नीति का थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थान स्थापित करें, जिससे वो भाई सारी पॉलिसीज को ध्यान से देखें, सोचें, सारे जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे अच्छे से विचार करके किसी को बेनिफिट या फिर किसी का लॉस ना हो रहा हो वो सब मद्देनज़र रखें। श्रमिक परिवर्तन के लिए नीति और कानूनी उपाय कि भाई अगर इसका कोई गलत फ़ायदा उठा ले, ठीक है, एआई का, या फिर जो पॉलिसी में मेंशन नहीं है उस तरीके से इसका उपयोग कर ले अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है, और दूसरे के नुकसान के लिए, तो उसके लिए भी कोई कानूनी उपाय होना चाहिए, ठीक है, कोई लॉ होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। तो इसलिए एक ये बहुत ज़रूरी है, एक तो आपकी पॉलिसी, दूसरा एक कानूनी उपाय होने चाहिए, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा का संवर्धन।
अब भाई इसके पास इतनी नॉलेज है, ये इतना एडवांस्ड है एआई का सॉफ्टवेयर या फिर ये रोबोटिक टूल, तो भाई हमारा जो सामाजिक सुरक्षा है, सेफ्टी, वो भी एक कंसर्न होना चाहिए, उसको भी ध्यान रखना चाहिए हमें। अगर हम उस पर ना फोकस करें तो फिर एक समस्या का चिंताजनक कारण बन जाएगा। नौकरी प्लेसमेंट सेवाएं और सहायता, ये नौकरी रिप्लेस ना करे किसी की इंसान की जो ऑलरेडी जॉब में है उसको हटा के उसकी जॉब ना लेके, बल्कि उसकी मदद करे, ठीक है, उसकी हेल्प करे, और क्या करे, उसकी ब्रेन पावर इंक्रीज करे। दूसरा, जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब प्रोवाइड करे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, नौकरी प्रोवाइड करे, जिससे जितने बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगारी मिले, ठीक है, और उनको सहयोग मिले। तो बेसिकली इंसानों की मदद के लिए ये बने, ना कि इंसानों को रिप्लेस के लिए इसको बनाया जाए, ठीक है। ऑलरेडी जितने बेरोजगार लोग हैं उनको जॉब ढूंढने में मदद करें, ना कि लोगों को बेरोजगार बनाने में मदद करें, ठीक है। तो एक ये नीति भी उपाय की जा सकती है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी है इसके लिए पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी है एआई की फ्यूचर में, क्योंकि भाई सामाजिक सेफ्टी, सुरक्षा, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है, भारत के लिए। तो जो आज हमने डिस्कस किया है वो एआई को लेकर डिस्कस किया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका जो फेमस सॉफ्टवेयर टूल है जो आजकल का लेटेस्ट है वो है हमारा चैट जीपीटी। तो हमने आज के इस लेक्चर में जाना कि एआई क्या है, किसने इसको इन्वेंट किया, कौन इसका कंसेप्ट लेके आया पहली बार इस दुनिया में, ठीक है, कौन कंप्यूटर साइंटिस्ट था वो हमने जाना। फिर ये एआई वर्क कैसे करता है, किस सॉफ्टवेयर पे रहता है वो हमने जाना। फिर हमने ये देखा कि भाई इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार में फ़ायदे हैं, मेडिकल फील्ड में फ़ायदे हैं, अर्ली डिटेक्शन में मदद कर सकता है कि हम किसी भी बीमारी को पहले ही उसकी जांच कर सके, एआई उसमें मदद कर सकता है। ये रिपोर्ट एनालिसिस में, अगर किसी की मेडिकल है, उसको कोई बीमारी है, उसकी कोई रिपोर्ट जल्दी से जल्दी जनरेट हो, उसमें मदद कर सकता है ये, ठीक है। वहीं म्यूज़िक कंपोजिशन में मैंने जैसे बताया, म्यूज़िक फील्ड में भी, एजुकेशन में तो है ही, जैसे आजकल तो वैसे ही डिजिटलाइज हो रहा है, तो अब बच्चे क्या है, उनको तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है एआई जो चैट जीपीटी के थ्रू सब यूज़ कर रहे हैं पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ लैंग्वेज सीखने के लिए, है ना। फिर हमने कि भाई क्या क्या चैलेंजेस है, मेन क्या क्या चुनौतियां हैं, कैसे इन फ्यूचर हमें इससे प्रॉब्लम हो सकती है, डेंजर हो सकता है, वो हमने देखे। फिर हमने उन चुनौतियों से बचने के लिए या फिर उन चैलेंजेस से जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या क्या चुनौतियां, रणनीति अपनानी चाहिए, वो पॉलिसीज़ हमने देखी, ठीक है, कि भाई एक पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है, और एक लॉ होना चाहिए, क्राइम हो जाए अगर तो, ठीक है, और कैसे कि जॉब्स को रिप्लेस ना करके लोगों के लिए जॉब्स प्रोवाइड करें, ठीक है, लोगों की ब्रेन पावर को इंक्रीज करें, उनकी मदद करें। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक न्यू करंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।